तो अभी हम बात करने वाले बच्चे जो हमने कल पढ़ा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। और साथ में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई कि उसका रेडियस, मास नंबर, ये सब है ना, कैसे निकालते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियन, डेंसिटी के बारे में बात की थी। तो आओ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले रिवाइज करने की वैसे इतनी जरूरत है नहीं क्योंकि कल ही किया था ये, तो देख लो, देखो याद है ना सबको। अगर अच्छे से देख लो फिर दोबारा यही बहुत अभी लिखवाएंगे। देख लिया सबने? चलो थोड़ा सा रिकॉल कर ही लेते हैं हम। न्यूक्लियॉन्स पता है ना सबको, कैसे होता है न्यूक्लियॉन्स? यस, मास नंबर। हाँ, न्यूक्लियॉन्स नंबर इज इक्वल टू मास नंबर, और उसी को ए बोलते हैं। और ये किस किस का सम होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड वेरी गुड, न्यूट्रॉन्स। और जेड को किससे लिखते हैं? जेड का मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू r नॉट a पावर 1/3। आर नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 फर्मीमीटर, है ना। फर्मीमीटर मतलब 10 to the power 15 -15। ठीक है, यही क्या है? साइज, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ, इसका साइज है ये न्यूक्लियस। और एटम का क्या होता है? बोलो कितना होता था एटम का? कल ही बताया था, 10⁻⁻⁻। आर्मस्ट्रॉन्ग तो उसको क्या बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग को? 10 to the power -10। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मास नंबर हो गया, डेंसिटी किस पे डिपेंड करता था? मास नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ मास इंडिपेंडेंट, है ना। और लास्ट 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 यही सब था ना, और तो कुछ नहीं था। वो भी था इम्पैक्ट पैरामीटर। स्कैटरिंग पे क्या था? n theta is inversely proportional to sin power 4 θ/2। ठीक है, देन नेक्स्ट इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को लिखते हैं बी से। कौन सा डिस्टेंस था ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। ठीक है, देन अब बी हो गया, और क्या रह गया? वो वाला फार्मूला बताओ एक और चीज रहेगी, मेरे को याद आ गई, तुम बताओ। इम्पैक्ट पैरामीटर की जैसा एक और चीज थी, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बेस्ट अप्रोच, जहाँ पर वो जाके रेस्ट पर आ जाता था। सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती थी? पोटेंशियल एनर्जी। आर नॉट का फॉर्मूला क्या था? 2k काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। कई बार इसमें यूज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे बदल देंगे? जूल्स में। मैंने बताया हुआ वैसे बदलना, याद हो तो तुम्हें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है? 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट कर दो। क्या लिखा हुआ है? कौन समझाएगा? वैसे ही अप्रोच वही रखेंगे जो हमने थोड़ी सी चेंज की है ना। अप्रोच कैसे करेंगे कि पहले तुम मुझे क्वेश्चन समझाओगे। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो कौन समझाएगा मेरे को इसमें क्या पूछा हुआ है? फटाफट। किसी ने भी चुप नहीं रहना है, बताओगे मुझे क्या पूछा गया इसमें। सिर्फ यही तो बोल रहा हूं मैं, आंसर थोड़ी मांग रहा हूं। किस किस के ग्राफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? बोलो। सर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल और थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं और वहां पर कितने एंगल पर हो रहे हैं। तो इसके बीच में ग्राफ तो तुम्हें याद है, बताया था मैंने। कौन सा बना था? सर डी वाला याद है ना? जब जीरो था तो किसको अप्रोच करता था वो। हाँ, जब जीरो था एंगल तो किस पे अप्रोच हो रहा था ग्राफ? पाई इन्फिनिटी पर, है ना। किस पे अप्रोच हो रहा था? इनफाइनाइट। कौन सा ग्राफ आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? डी ऑप्शन।
तो यहाँ पर ठीक है, ये दिख रहा है क्या सबको? यस Yes, सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। चलो है तो पूछ लो बच्चे। चलो फिर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो, मुझे पहले क्वेश्चन समझाओ उसके बाद बताना आगे वाली बात। पहले खुद क्वेश्चन समझो और फिर मुझे बताओ। सबकी ज्वाइन हो रही है ना क्लास? किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ? देखने में बड़ी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। आपकी ज्वाइन नहीं हो रही थी क्या क्लास? नो सर, ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले दूसरा ही क्वेश्चन है, स्टार्ट करो फटाफट। सब देखो, मुझे क्वेश्चन समझाना हैंड रेस करके। क्या पूछा है इसमें, क्या गिवन है इसमें, सब बताना। हैंड रेस करोगे सबसे पहले। एक्स्ट्रा क्लास में देखा था ना कैसे किया था सबने हैंड रेस, वैसे ही करना है बच्चे। हाँ दीपिका, वेरी गुड, बताओ। सर यहाँ पे हमें बताना है कि एक अल्फा पार्टिकल है ना, जिसकी एनर्जी 5 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वो स्कैटर कर रहा है 180 डिग्री से, और उसका न्यूक्लियस जो है वो यूरेनियम का है, और हमें वो बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसको चेंज करेंगे कि भाई सिंपल सी बात, ऐसे बोलोगे कैसे? एक अल्फा पार्टिकल है सर, कितनी एनर्जी से आ रहा है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आ रही है। कहां पर टकरा रहा है? यूरेनियम के न्यूक्लियस से। तो बताना है उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब किसकी वैल्यू? आर नॉट। नॉट की वैल्यू। सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। Yes, तो sir. आर नॉट का फॉर्मूला तो अभी पढ़ के आए हैं सर, क्या है? Z नहीं 2Z is क्या? 2k Z square upon kinetic upon kinetic. काइनेटिक एनर्जी। तो 2 की जगह तो 2, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख, ओ सॉरी, k की जगह क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 10 to the power 9। 1/4 पे एप्सिलॉन लिखोगे तो फिर तो यही आएगा ना, 9 इंटू 10 टू पावर 9। जेड, यूरेनियम के लिए जेड कितना होता है पता है किसी को? 92। कितना? 92। ठीक है। अच्छा, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू, 10 to the power -19. और काइनेटिक एनर्जी किस में दे रखी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन इसको जूल में बदलना आता है हमें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻6। हाँ, और फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻�9। क्लियर है ना सबको? यस सर। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, इसको पहले इसमें लिखेंगे, फिर सीधा इसमें। यहाँ से किस में बदल हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद किस में बदला सर? जूल। क्लियर है ना सबको? काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकता हूँ क्या? बोल दो हाँ या ना। यस सर। तो ये यहाँ पर सीधा हो जाएगा 1.6 इंटू 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ सीधा? 16 इंटू 5 कितना होता है? 8। 80 हो जाएगा ना, ये पॉइंट है साथ में, तो वो 8 रह जाएगा, सिंपल। क्लियर है सबको? लिख दो डायरेक्ट 8 इंटू 10⁻6 और 19 में से 6 गया, कितना हो गया? 13। क्लियर है सबको यहाँ तक भी? यस सर। पक्का भाई? 19 में से 6 को माइनस कर दिया यस बस। सर। और कौन सा 13 आएगा? माइनस का 13। -13। अच्छे से लिख देते हैं। तो 8 इंटू 10⁻⁻13। क्लियर है? और कोई बच्चा इसको और आसानी से करना चाहे तो वो भी ऐसे भी लिख दे। देखो, जिसको समझ में नहीं आता और कैलकुलेशन और अच्छे से लिख दो, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका क्या फायदा होगा सर? ये पूरी टर्म यहाँ से कट जाएगी। क्लियर है? ये भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ रही है ना ये बात? मैंने कभी कुछ सोल्व नहीं किया, सिर्फ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या लग दी सर? वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, ऊपर उसका स्क्वायर था, तो एक पार्ट कट गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब सोल्व कर दो जितना तुम्हें सोल्व करना है। पहले तो सारी जो वैल्यूज है ना उनको अलग अलग लिख दो। 2 9 जा क्या होगा? 18 इंटू 92 डिवाइडेड बाई क्या है? 5। अब 10 रेज़ टू पावर वाले सारे इकट्ठे लिख दो।
10⁻9 और यहाँ पर -19 कितना हो गया? 9 और -19 कितना होता है? माइनस का 10. -10 और ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 और हो जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे? -16. समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरे से अभी पूछ लो भाई। ये 9 फिर से बता दो थोड़ी ये देखो, ये 9 है, ये -19 है, कितना हो गया बच्चे? माइनस का -10. ये -6, ये 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा तो -10 और -6 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। तो वही तो लिखा है। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। देखो आराम से देखो, मेरे पास टाइम है अच्छे से, फिर भी कोई डाउट आता तो मेरे से पूछ लो। चले चलो अब इसको कर सकते हो। अब इसको मैं ना 2 तरीके से करके बताता हूँ। देखो फिर दूसरा तरीका है ना, थोड़ा सा दिमाग से लगाना पड़ेगा। मैं 18 को 20 मान लूं और इसको 90 मान लूं तो कितना हो जाएगा? लगभग समझ रहे हो? इसको 20 मान लूं और इसको क्या मान लूं? 90। ये 20 के करीब है और ये किसके करीब है? 90 के करीब है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ये वाला इसमें वैलिड है या नहीं है अभी देखना तुम। यहाँ पर क्या है? नीचे 5 है क्या? बोलो है या नहीं? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब इसको 2 0 को हटा दो सीधा ही, कितना हो जाएगा ये? 80 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5। तो ये 10⁻² है, ऊपर क्या है? 10⁻⁻16। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नो सर। पक्का? कुछ रह गया हो तो बता दो मुझे। किसी ने हैंड रेस किया क्या? अप्रोक्सीमेटली क्यों किया वैसे? नहीं सर, इससे क्यों करना था? वैसे इसी तो जरूरत ही नहीं थी करने की। ये सीधा 10⁻⁻ में दे रखा है ना आंसर, तो हम क्यों फालतू के न्यूमेरिकल वैल्यूज में पढ़े? इसीलिए। ठीक है, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चे। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना तो वो ये कर दे, लो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। पर हमें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस। ठीक है, मतलब सर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उससे क्वेश्चंस को उससे मतलब ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्होंने 10 की पावर पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा हो तभी पहले एक बार सोल्व करते हैं फिर बता दो तुम। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब जो भी आएगा, तो मतलब इसमें आ रहा है 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, राइट? 3 पॉइंट कुछ, सॉरी 3 पॉइंट कुछ इंटू में 10⁻² क्या है? माइनस का 14 आ जाएगा। होगा या नहीं बताओ मुझे? लेकिन हमारा तो आएगा मीटर में, इन्होंने पूछा सेंटीमीटर में, तो 100 से भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻ माइनस का 16 12 समझ में आ रहा है? देखो ये आ गया कि 10⁻⁻ माइनस का 12। यस सर। लेकिन अभी देखो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई हमारी, इनकी 5.3 आई है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया था ना। देखो ध्यान से, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन हमें पूरी वैल्यू निकालनी नहीं थी, इसलिए सिर्फ 10⁻⁻ का ऑर्डर देखना था, इसलिए मैंने यह वाला अप्रोक्सीमेशन लगाई। तुम्हारा मन करे तो भाई तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों अप्रोक्सीमेट किया भाई? चाहे 18 ले लूं चाहे 20 ले लूं, अभी भी है तो कितनी ही डिजिट्स इसमें? दो ही डिजिट्स है ना, मतलब टेंस की वैल्यू है ना, वंस और साथ में क्या है? टेंस। पढ़ा हुआ है ना, वंस टेंस और 100 पढ़ते थे ना ऐसे। यस सर। ये टेंस की वैल्यू है, ये भी टेंस की वैल्यू है, दोनों की एक एक जीरो मैंने लेके बाहर निकाल दी। क्लियर है? फिर भी किसी को डाउट रहता है तो बच्चे वो क्या करे, वो सीधा ही 92 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 18 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 से डिवाइड कर दे, आंसर तुम्हारा फिर भी आ जाएगा यही 10। 56 आएगा, उसे 5 से डिवाइड कर दियो। ठीक है, आंसर वही आएगा। क्लियर है? वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने कैसे करना है। फिर भी किसी को डाउट है अभी तो मेरे से पूछ लो। लेकिन ये तब वैलिड नहीं रहेगा जब तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत पास हो। लेकिन ऐसे हो 10⁻⁻12 10⁻⁻11 भी हो, 10⁻⁻13 भी हो, फिर तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि सारा कुछ अच्छे से सोल्व करो। लेकिन अभी तो गैप था, 10 के बाद सीधा क्या था? 12, 12 के बाद सीधा क्या था? 15। समझ में आ रहा है? और ये बात तो आराम से तुम सोच सकते हो। फिर भी किसी को डाउट है? समझ में आ रही है ना कब शॉर्टकट लगाना है कब नहीं लगाना? यस सर। सबको? चलो फिर भाई, दूसरा मेथड तो कोई भी कर लेगा ना। 18 को 92 से मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी क्या? और उसको फिर 5 से डिवाइड करना ऑब्वियस है। चले चलो फिर। यस सर। ये बताओ आंसर फटाफट।
बताओ क्या बताना है इसमें, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। पिछली बार दीपिका ने बताया था, हैंड रेस शिवानी ने भी किया था, इस बार कौन करेगा बताओ? अरे पूछा क्या है ये तो बता सकते हो ना आराम से। मास डेंसिटी बतानी है, 2 न्यूक्लियाई दी है हमारे पास। हाँ, उनकी रेशो बतानी है मास डेंसिटी की। तो क्या होगा? Yes, sir. सर 1 होगी। कैसे 1 होगी जिया? कांस्टेंट क्योंकि सर डेंसिटी सेम होती है ना सबकी। वेरी गुड। डेंसिटी Mass density। डेंसिटीज दोनों की सेम होगी। Ca40 कैल्शियम की भी मान लो x है डेंसिटी, तो ऑक्सीजन की भी कितनी होगी? x की दोनों होगी को डिवाइड करके क्या आएगा? 1। तो हमेशा रेशो क्या आएगी उसकी? 1, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है किसके? मास नंबर के भी और एटॉमिक नंबर के भी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट। अब वो कितनी होती है तुम आगे देखोगे भी सही, ठीक है? ZNA। किसी को दिक्कत नहीं होगी ना इसमें? देखो 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर। विल बी सेम। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगाओ दिमाग। पहले तो क्वेश्चन समझाओ मेरे को अच्छे से, हैंड रेस करना। देखो आधा क्वेश्चन तो तभी हो जाता है जब तुम हैंड रेस करके क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हो। बताओ सर बताओ। हेवी न्यूक्लियस तब होगा ना जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मतलब सम ज्यादा होगा। अनस्टेबल है रेशो पे डिपेंड करता है न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन। अभी के लिए अभी के लिए इतना समझिए, आगे तुम पढ़ोगे जब तुम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रहे होगे ना, जो भी तुम्हें पढ़ाएगा, अगर वो पहुंच गया आगे तक फिशन और फ्यूजन में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए समझो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो रेशो होता है ना, वो चेंज हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए उनको स्टेबल होना पड़ता है। और स्टेबल होने का उनका एक ही तरीका है, वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं छोटे छोटे में, ठीक है? तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है 2 छोटे छोटे में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। सर मैं यही पूछ रही हूँ कि हैवी न्यूक्लियस कब होगा। हाँ तो मैंने बताया तो है, न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशो जब उसका चेंज हो जाए, ज्यादा वेरी कर जाए। अभी तक तो न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशो लगभग सेम रहता था, लेकिन अब चेंज होने लग जाएगा तो हैवी, तो अनस्टेबल हो जाए। और हैवी न्यूक्लियस इन द सेंस इन्होंने जो बोल रखा है उसमें एक की वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हो? जैसे तुमने अभी बोला है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो ऐड करेंगे तब उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है ना। उसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है? मास नंबर। मास नंबर मतलब ए इज है ना, तो वही जस्ट तुमने बोला वैसे। तो अभी के लिए यही समझो कि हैवी न्यूक्लियस मतलब जिसका मास नंबर ज्यादा, ठीक है? अब क्वेश्चन समझाओ मुझे। सर हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस दिया ना, उसको हमने मतलब 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक कर दिया, और मतलब उनकी जो वेलोसिटी है ना हमारे को दी गई है, और जो उनके मतलब रेडियस का रेशियो है ना न्यूक्लियाई जो हमें दिया गया उसकी रेशियो बतानी है। वेरी गुड। और कैसे बोलेंगे? उसे- बहुत बढ़िया। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है सर, 2 न्यूक्लियाई में टूट गया, जिनका हमें वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, और पूछा किसका रेशियो है? रेडियाई का रेडियस का रेशियो पूछा। ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। सर न्यूक्लियस को हमने स्फेरिकल माना था क्या? यस सर। तो अगर उसका मेरे को वेलोसिटी का रेशियो देखो, देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें ध्यान से लगाना पड़ेगा। जब भी ऐसा होगा यहाँ पर क्या कंजर्व्ड रहेगा? मोमेंटम। हाँ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जब भी एफ एक्सटर्नल 0 होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? dp बाय dt, F एक्सटर्नल dp बाय dt। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो dp बाय dt भी 0। dp बाय dt का मतलब क्या होता है बच्चे? चेंज इन मोमेंटम। 0 है तो मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल के। फाइनल मोमेंटम। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो रहा है? फाइनल। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही सर इस पे, इसीलिए इसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। बस वही चीज यहाँ पे याद रखनी है। और मोमेंटम का फॉर्मूला तो सबको पता है। इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखूंगा? मास इनटू क्या होता है मोमेंटम? वेलोसिटी। इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इनटू v डैश, जो भी है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। जो दोनों का टूटा है ना,
मतलब इसको एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं कि भाई जो टोटल मोमेंटम पहले है वही टोटल मोमेंटम क्या होगा बाद में। तो पहले मोमेंटम 0 था, मतलब कुछ था ही नहीं ना। कैसा था वो, देखो कैसा था, रेस्ट पर था। तो जो वो हैवी वाला था, जो तोड़ने के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए, वो दोनों कहाँ हो गए, अलग अलग। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने लग जाऊं ना तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। देखो अगर बहुत डिटेल में जाए, ये हैवी वाला है जो इनिशियल वाला, और ये फाइनल वाला है। इनिशियल तो हैवियर वाला है, तो उसका मोमेंटम तो कितना है, 0। फाइनल 2 है, एक का मोमेंटम मान लो m1 v1, दूसरे का मान लो m2 v2। ये होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें एक चीज देखो, ये दोनों कैसे जा रहे हैं बच्चे, अवे, एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं, अपोजिट। तो एक का अगर वेलोसिटी v1 है तो दूसरे का -v2 होगा, है ना। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का, ये उधर जाके माइनस का, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। तो मैंने जो डायरेक्ट लिखा था वो ऐसे आया था एक्चुअली। बट तुम सीधा नीचे वाला जो स्क्वायर बॉक्स में, जो रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने बनाया, वो भी याद रख सकते हो कि जब वो न्यूक्लियस रेस्ट से डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब टूटेगा, तो उसके जो दो न्यूक्लियाई जो निकलेगा जिसमें वो टूट रहा है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल, है ना, इक्वल होगा। तो मैंने इसीलिए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिख दिया। किसी को कोई डाउट? देख लो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया और कैसे लगाया, दोनों चीजें बता दी। इसीलिए बता दी क्योंकि तुम्हें 11th में भी इसका यूज करना होता है। क्लियर है? चले आगे। यस सर। ध्यान से देखो, मेरे को रेशो किस चीज का दे रखा है, कौन बताएगा रेशो किस चीज का दे रखा है? उनकी वेलोसिटी का दे रखा है, वेलोसिटी इसका दोनों का। तो v1 by v2 दे रखा है, तो यहाँ पर v1 by v2 लिख दो। तो उधर क्या आएगा अगर यहाँ v1 by v2 है, m1 by m2 क्लियर है क्या? हाँ सर। m2 by m1 इज इक्वल टू v1 by v2, और वही क्या है 8 by 27। तो मेरे को इतना समझ में आ गया, m2 by m1 किसके इक्वल आ गया, 8/27। तो मैं मास को उसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, उसकी रेडियस की फॉर्म में? हाँ, डेंसिटी पता है, डेंसिटी को दोनों, चले देखो दोनों की न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है सर, सेम होती है। सेम। तो मास को क्या लिख दूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्यों लिखा, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है तो कट जाएगा। तो मास 2 के लिए लिखूंगा तो डेंसिटी इनटू क्या लिख दूं, v2, और v2 की वैल्यू क्या होगी अगर स्फीयर मान के चलता हूं मैं न्यूक्लियस को, 4/3 डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई r, 1 का क्यूब, रो से रो, 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई। तो r2 क्यूब बाय r1 क्यूब वुड बी इक्वल टू 8/27। 2/3 तो r2 बाय r1 क्या आ जाएगा, 2:3 27/8। 2:3 आएगा ना, याद है सबको, दिख रहा है? यस। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ ले अभी। और r1 बाय r2 क्या आ जाएगा फिर, 3:2। देख लो आ गया क्या, 3:2 r1 बाय r2। यस सर। कोई कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, हमने r2 बाय r1 निकाला है तो r1 बाय r2 भी लिख दो। चले, क्लियर है सबको? यस सर। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला कहीं लगा देते हैं, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। तो r1 बाय r2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वो a1 बाय a2 की पावर 1/3। तो r1 बाय r2 तुम्हें निकालना है, a1 बाय a2 अगर तुम लिख देते हो 8/27 आ जाएगा 2/3। लेकिन आंसर है क्या, 3:2। मैंने क्यों नहीं लगाया ये समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मास नंबर की बात हो रही है, ठीक है। हम मास की बात कर रहे हैं, मास नंबर के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दे रखी है क्या, बताओ? नहीं पता ना तुम्हें कौन सा न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर क्या है, इसीलिए इसको थोड़ा बड़े मेथड से किया हुआ है, दिख रहा है। हमने ये मास नहीं लिया हुआ, ये क्या लिया हुआ उसका, मास नंबर नहीं लिया हुआ, ये क्या लिया हुआ उसका, मास, समझ रहे हो?
मास नंबर तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। थोड़ा सा ध्यान से चलना। ये हमने नॉर्मल किया है सर, मोमेंटम कंजर्वेशन से किया। किससे किया है सर? मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है सर? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो मैंने करा दिया वहां से। ध्यान से सुनो, मोमेंटम कंजर्व कराते ही मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? v1 बाई v2 की वैल्यू जो गिवन थी, तो उससे मेरे पास किसकी वैल्यू आई? m2 बाई m2 बाई m। तो m2 बाई m लिखा मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को निकालना तो रेडियस था। मैंने कहा कोई बात नहीं, डेंसिटी तो न्यूक्लियस की क्या होती है? कांस्टेंट। तो दोनों के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है सबको? यस फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार दोबारा देख ले, 1 मिनट है उसके पास, आगे तब करेंगे। अच्छे से देख ले। चले? यस सर। ये क्वेश्चन तो आसान है, जल्दी जल्दी देखो। दिमाग तुम लगाओ पहले, फिर हम चलाएंगे। जिसका हो जाए हैंड रेस करना। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आज एक्स्ट्रा क्लास अगर नहीं भी लगती 1% तो क्या करोगे बच्चों? रिवाइज। रिवाइज तो अलग बात है। कौन सा रिवाइज करोगे? जो अपकमिंग टेस्ट है उसका सिलेबस आया हुआ है, देखा है ना तुमने? वर्क, पावर, एनर्जी और वो। और मैंने तुम्हें तरीका भी बताया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने ड्यूअल नेचर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ड्यूअल नेचर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने तुम्हें सबके बता दिए थे, फिर भी है ना, याद रखना। यस सर। ठीक है, आज एक्स्ट्रा क्लास लगती तो हम रिवाइज करते, वैसे अभी करा देंगे थोड़ा बहुत रिवाइज तो, ठीक है, लास्ट में जाते जाते। हाँ दीपिका बताओ। डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो बिल्कुल। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम क्यों होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें पूछा गया पहले तो ये बताना था कि यूरेनियम न्यूक्लियस के लिए मास और वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ कैसे डिपेंड करता है ना। तो पहली बात तो मास और वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा, चेक करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, सही बोले बच्चे ने? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है बच्चे? m डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहीं से ही देख लो ना, अगर डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट है, तो मास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसका पीछे आया हुआ था, वो हमने कर लिया। ठीक है, बाकी सारे लगभग हमने क्वेश्चन इसके कर ही लिए। ये देखो ध्यान से, कैसे करो, ट्राई करो और फिर मुझे बताना। एक स्कैटरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो हमने पहले ही दिन कर लिया था, याद है ना? जब थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दी थी और एक बार थीटा की वैल्यू 90 पुट करी थी। हाँ, तो एन की वैल्यू निकालनी थी। वैसा स्कैटरिंग पे आ सकता है क्वेश्चन। बाकी ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान ही रहता है। नेक्स्ट वाले में बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, तो वो ध्यान से पढ़ना पार्ट, उसकी कर्व याद रखना। चलो यूरेनियम की ही बात ज्यादा करते हैं ना, अनस्टेबल है। लास्ट क्या हो, तुम फिशन रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें यूरेनियम ही आता है सबसे ज्यादा। रेडियो एक्टिव भी होता है, वो रेडियो एक्टिविटी में भी उसकी बात करते हैं, इसलिए पूरे इस चैप्टर में यूरेनियम है। ये तो पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक बार तुम्हें इसको दिमाग में रख लिया तो सब सही रह जाएगा। कैसे निकालोगे डेंसिटी? कल तरीका बताया था मैंने। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो उससे निकालना है m/4/3 पाई आर। हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है?
मास ऑफ प्रोटॉन दे रखे बच्चे, किसका निकालना? तो बताओ मास किसका होता है? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो मास भी किसका होगा? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का मास किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर मैं उनका एवरेज मास यही मान लेता हूँ तो खुद कितने प्रोटॉन्स होते हैं टोटल? और टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम क्या बोलता हूँ? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स ना। यस Yes, सर। sir. तो न्यूक्लियॉन्स को अगर मैं मान लेता हूँ नंबर कितना होता है उसका? ए। तो एक Yes, का sir. मास अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 है तो ए का कितना हो जाएगा? ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। 27. और तुम्हें पता है ये तो बाद में कट भी जाता है, याद हो तो। Yes, sir. कट जाता है. वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। आर R क्यूब। cube. अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो एक चीज, ये दिख रहा है क्या? यही हमने कल किया था क्या? देखो ध्यान से एक बारी, फिर मेरे को बताना। आर की जगह क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? स्मॉल आर का क्यूब। कोई बात। R कहाँ है सर? मेरे को दिख ही नहीं रहा. ये आर दिख रहा है तुम्हें, हमारे वाला? ठीक है। Yes, sir. हमने क्या किया था तुम मुझे बताओ, फिर बताते सर हैं। हमने यहाँ कैपिटल लिया है, वहाँ उन्होंने स्मॉल लिया है। बस वो तो क्या ही फर्क है। मुझे ये बताओ हमने क्या किया था आर को जब हमने कैलकुलेशन किया था? हमने ए की जगह ए लिखा था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की जगह यही लिखा था, 4/3 की जगह यही लिखा था, पाई की जगह यही लिखा था। आर क्यूब की जगह क्या लिखा था हमने? R naught cube लिखा था. हाँ तो क्या लिखा था आर की जगह? पूरा फॉर्मूला लिख दो ना उसका। R naught का. आर नॉट R naught A की R power naught A की power 1/3. का फॉर्मूला होल क्यूब। ये क्या बन गया था? a इंटू R naught 1.67। cube और A. फिर A से A उड़ गया था. याद आ गया? याद आ गया? यस हाँ सर। सर, हो गया. आर नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर नॉट R naught cube. क्या लिख सकता हूँ आर नोट की जगह? 1.4 फर्मी मीटर. फर्मी मतलब 10⁻⁻15। 15. ए से कैंसर। अब इन सबको सोल्व क्या हो नहीं सकता क्या? 1.67 10⁻⁻7। अब चेक करो क्या यही है ऊपर? ऊपर तो यही है सर। और ये सब कैसे आया सर? ये सब कैसे आया? 4 को 3 से डिवाइड किया और किससे मल्टीप्लाई किया? पाई से। 4 को 3 से डिवाइड किया और किससे मल्टीप्लाई किया? पाई से। और क्या है साथ में? आर नोट, जिसकी वैल्यू क्या थी? 1.4 सबको सॉल्व करके इसने सीधा ही लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बोल दो अभी भी। इसका भी क्यूब पाई होगा, की वैल्यू नहीं रखेंगे हम. इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्या होगा? क्यूब होगा, याद रखना। ये देखा था ना हमने, आर नोट ए की पावर 1/3। जब इसका मैं खोलूंगा, ध्यान से सुनना, ए की पावर 1/3 को तो मैंने क्या लिख दिया? A। लेकिन क्या लिखूंगा? इसका भी तो क्या इसका तो होल क्यूब होएगा. और ये -15 है, ऊपर जाके क्या हो सकता है? ये +15। तो याद रखना, इसलिए आंसर हमारा प्लस में आया। ठीक है। इन सबको कांस्टेंट की वैल्यू, अब हमको तो क्या ही है, वैल्यू कर लर्न करनी है लास्ट में ओवरऑल। तुम चाहो तो पुट करके चेक भी कर लेना, लेकिन ये याद रखना अब इसकी डेंसिटी हमेशा यही आएगी। क्या? 2 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब देखो हमने आर की वैल्यू क्या पुट किया है? आर R naught into A power. तो यही सबके लिए वैलिड होता है, और सबके लिए ए से ए कटेगा तो सबकी डेंसिटी भी क्या आएगी? यही है। तो अब पूछ भी ले कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है न्यूक्लियस का, तो क्या बोलोगे? 10⁻⁷ इसीलिए लर्न करवा रहा हूँ। क्लियर है सबको? फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ ले अभी। डेंसिटी का जब तक तुम ये फॉर्मूला यूज कर ले हो ना, आर की जगह आर नोट ए की पावर 1/3, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? ऑर्डर हमेशा उसका क्या आएगा? 10⁻⁷। फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ ले। ए से ए कटना ही था इसलिए वैल्यू पुट नहीं की। अगर करते तो क्या पुट करते? ए की वैल्यू कोई बता सकता है यूरेनियम के लिए? 92. वेरी गुड, 92। पक्का? नहीं सर, शायद. नहीं, 92 जेड की वैल्यू होती है। वही तो सर. समझ में आ रहा है? किसी ने कुछ पूछा है तो ए से ए कुछ कटेगा, पूछा याद है। रखना। 8.2 क्या? 8.2 कहां से आया ये कह रहे हो क्या बच्चे? इसको सोल्व करके आए ना। देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 4/3 पाई इंटू इसको सोल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास?
ये वाली टर्म आ रही है। देखो ये दिख नहीं 5 रहा वैल्यू भी पुट कर दी है। यहाँ पे माइनस का 45 दिख नहीं रहा, कैसे आया होगा? सिंपल सी बात है, 15 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तभी तो 45 आया माइनस का। आप क्या कह रहे हो बच्चे? कुछ मैं बोल रहे बोल रही हूँ पाई की वैल्यू भी पुट की है मतलब इसमें। हाँ हाँ, सब कुछ सोल्व करके आया ये, ठीक है, क्लियर है? तो बताओ आप यूरेनियम के लिए एक ही वैल्यू। यूरेनियम का वैल्यू 295। कितना? हाँ 295, हैवी न्यूक्लियस है ना बच्चे। 295। ठीक है, चले आगे। सर एक बार पीछे करना स्लाइड। चले आगे, अब बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर बता दो इसका फटाफट। जिसका कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछना। कैसे निकालोगे? पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। फॉल्स है फिर। क्या होती है फिर, बताओ। 2 × 10⁻17। 10 पावर 17। समझ में आ रही है बात? आ रही है सर। सर सर मैंने ना क्या सोचा हुआ था कि इसके देखो लिए लास्ट निकाल में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, सबको दिख रहा है? 10⁻17। तो अपनी कांस्टेंट ही होती है, कब तक कांस्टेंट रहेगी सर? कब तक कांस्टेंट रहेगी? जब तक जब तक आर की वैल्यू क्या ले रहे हो, आर नॉट पावर 1/3। चले आगे। यस सर। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है ये बताना है तुम्हें, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। इसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन पार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर का, जल्दी करो। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है हमेशा? पढ़ो और मुझे बताओ। ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर। दिमाग में एग्जांपल भी लेते चलो कोई। मास नंबर होता क्या तुम्हें पता है, और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है वो भी पता है, तो सोचो थोड़ा सा। हमेशा बड़ा ही होता है ना। हमेशा बड़ा होता बड़ा है, ही। सबको पता है यही बात। बोलो कैसे बड़ा होगा ये भी बताओ हमेशा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि जो क्योंकि ऐड होके आ रहा है उसके अंदर, तो हमेशा क्या रहेगा सर? बड़ा रहेगा। बट कभी इक्वल भी हो सकता है क्या, सोचो। एक सेकंड रुकना सर हो सकता है कभी भी हो जाएगा। जब वो न्यूट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। कोई एग्जांपल तुम्हारे पास, कोई एग्जांपल तुम्हारे पास? हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि उसके अंदर कितना होता है? 1 है ना। तो ये देखो ये सब इसीलिए लिख रखा है तुम्हारे लिए। बट फिलहाल इसका आंसर बताओ पहले क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डी। समटाइम्स मोर समटाइम्स इक्वल, और वो इक्वल भाई साहब कौन है? एनामोलस बिहेवियर वाले हाइड्रोजन, है ना। फिर भी याद रख लो, ए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलो, लेकिन इन हाइड्रोजन के केस में क्या रहेगा? ये इक्वल रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। चलें आगे। अवश्य। चलो ये है हमारे पास, देख लो लास्ट में मैंने लिख भी रखी है ये चीजें तुम्हारे लिए कि क्या है सर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हें पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं? 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। तो मास नंबर कैन बी मोर देन द एटॉमिक नंबर, हमेशा ही रहता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज एक्सेप्शनल केस, तो मास नंबर न्यूक्लियस मोर भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है। किसी को कोई डाउट है? नहीं। आई थिंक क्लियर है। चलें आगे। यस सर। आई नाउ थोड़ा सा ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। कल तुम बात करोगे जो भी तुम्हें पढ़ाएगा उसके, वो कौन क्या पढ़ाएंगे तुम्हें? शायद बाइंडिंग एनर्जी,
क्या पढ़ाएंगे? बाइंडिंग एनर्जी। इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा कल, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर और दूसरा क्या था हमारा चैप्टर? ईएमआई, राइट। ईएमआई के केस में हमने 2-3 चीजें पढ़ ली थी। एक तो क्या पढ़ा था बच्चे? सबसे पहले E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। लेंजेस लो क्या बताता था? डायरेक्शन है ना। तो ईएमएफ कब इंड्यूस होता था? जब जब क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो हमने देखा था जब ये 2-3 तरीके से चेंज हो सकता है फ्लक्स, बी, ए और ठीक है, सब कुछ देख लिया था हमने। एक और स्पेशल फॉर्मूला था इसका, जब हम किसी डिस्क को रोटेट करते थे, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ बी एल ओमेगा। याद है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था उसके ईएमआई के अंदर। और फिर हमने बात करी थी आगे एसी के बारे में, बात करी थी एसी कैसे होता है। और फ्लक्स को चेंज करने का तरीका तो तुम्हें पता ही है ना। अगर हमारे पास बी चेंज हो रहा है तो मैं बाकी सब कुछ बाहर ले लूंगा, ए और थीटा, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? बी ए कोस थीटा, है ना। डी ऑफ माइनस बी ए कोस थीटा अपॉन डी टी। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो बाकी सबको बाहर ले लूंगा, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा? थीटा। ठीक है, इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वो तुम्हारे डिफरेंट तरीके से है। मोशनल ईएमएफ भी पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज भी। कभी हमें डीबी बाई डी दे रखा होता है, कभी हमें क्या दे रखा होता है? डी ए बाई डी टी दे रखा होता है। लेकिन कभी कभी ओमेगा दे रखा होता है। ओमेगा निकालने का तरीका क्या होता है? 2 पाई ओवर याद है ना सबको? यस सर। ऐसे ही थीटा किसके इक्वल होता है? ओमेगा इंटू। ठीक है, ड्यूअल नेचर में हमने सबसे पहले क्या बात करी थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था सर? आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो कि क्या कहता था? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और E को हम क्या लिख सकते थे? hc अपॉन लैम्डा। hc अपॉन लैम्डा। फाई नॉट को क्या लिख सकते थे? hc अपॉन लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड नहीं, सॉरी, कट ऑफ बोलते थे ना इसको, लैम्डा नोट बोलते थे, इसको बोलते थे कट ऑफ वेवलेंथ। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम। और मिनिमम कुछ नहीं क्या? हाँ, मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल मैक्सिमम आएगा। ठीक है, वर्क फंक्शन होता था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, लैम्डा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फाई नोट को ही लिखते थे ना, एच म्यू नोट। और म्यू नोट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लैम्डा नोट क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा नोट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? उसके बाद हमने बात किए थे ग्राफ, एनर्जी किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी। और सैचुरेशन करंट किसका फंक्शन होता है? नंबर ऑफ इंटेंसिटी। उसके बाद हमने इसके ग्राफ्स पढ़े थे, राइट? याद है सबको? यस सर। ये ग्राफ किसका होगा? इसमें क्या डिफरेंट होगा? इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, मतलब सैचुरेशन। अब देखो, इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम। दोबारा बना देते हैं। अब ठीक है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है लेकिन सैचुरेशन करंट सबका अलग है। इंटेंसिटी डिफरेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, यानी फ्रीक्वेंसी सेम। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा। और दूसरा ग्राफ पढ़ा था सर ऐसे, इंटेंसिटी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। अच्छा, देखो बच्चा मुझसे कुछ पूछ रहा था यूरेनियम का, मैंने शायद कितना बोला था? सर 295 235 235 होता है सर। तभी तो 35 अभी इसी से, ठीक है, 235।
हाँ आइसोटोप भी होता है लेकिन उसका भी 295 नहीं होगा। वेरी गुड। आपका फेवरेट नंबर है ना सर? 235 या नहीं 295? 295 295 सिद्धू मूसे वाला नहीं हूँ मैं, मेरे को याद तो वही आ गया था वैसे सच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, अच्छा नहीं लग रहा ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या डिफरेंट है क्या, लेकिन तुम मेरे को तो समझ गए हो ये ना, दिख रहा। तुम समझ गए हो ना क्या डिफरेंट है? यस सर। इसमें इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। आप समझ में आ जाएगा, अब समझ में आ रहा है? क्योंकि शॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिफरेंट इंटेंसिटी सेम होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया था, यहीं तक था ना? हाँ, अब मुझे ये बात बताओ यहाँ तक। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कभी आ जाए इसके अंदर, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा क्या होता है? एच अपॉन एम वी। और इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना हो तो बदल सकते हो आराम से। हाँ सर, कैसे? मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? √2m, और काइनेटिक एनर्जी को फिर से क्या लिख सकते हो अगर मैक्सिमम हो तो? EV नॉट। याद है, ये वहां पर भी लिख सकते हो ऐसा ही। इधर भी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? EV नॉट। और इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन भी किया था पावर वाला, जब आ जाता था, याद है? यस सर। एक की निकाली थी तो hc बाय लैम्डा, n फोटोन्स की निकाली थी तो nhc बाय लैम्डा। पावर को क्या लिखा था? एनर्जी पर यूनिट टाइम। टाइम है ना? तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर टाइम 1 सेकेंड लिया था तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी थी, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पावर इनटू टाइम। टाइम। कई बार इंटेंसिटी भी गिवन हो जाती है, ठीक है? तो याद रखना इंटेंसिटी क्या होगा? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके एरिया, ठीक है? याद रखना इस बात को, एरिया। बट आएगा तो ही बात करेंगे वहां पर। फिर भी किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताओ मुझे, बोलो। नो सर। इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया डाल देना, ठीक है? अभी किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है, जैसे हम इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया का क्या होती है डायमेंशन? एल का स्क्वायर, और इसकी क्या होती है? टी। टाइम। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? टाइम। और पावर की वैसे क्या होती है? पावर की वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन की होती है बच्चे ml स्क्वायर टी माइनस -2। नीचे भी टाइम है तो ये टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी माइनस। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। तो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी तुम कर सकते हो इसको, बट फिर ध्यान से करना। ये पावर का फॉर्मूला है और वो इंटेंसिटी की डायमेंशन है, ठीक है? और इसको अगर एरिया की डायमेंशन लिखनी हो तुम्हें, एरिया क्या होता है? एरिया की डायमेंशन तो मैंने तुम्हें लिख ही दिया, सिंपल एल, ठीक है? चीजों को याद रखना थोड़ा बहुत, फिर भी कुछ भी रह जाए तो पूछ लेना, एक बार और देख लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा ऐड भी कर दूंगा इसके अंदर, जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, क्वेश्चंस इन द सेंस जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सारे ऐड कर देंगे, बट तुम अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? आज एक्स्ट्रा क्लास के अंदर अगर एक्स्ट्रा क्लास ना लगे तो वो फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करना। ये तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा और कोई भी होंगे क्या पता मेरे भी दिमाग में ना हो जो, है ना? तो वो भी ऐड कर देंगे। किसी को कोई डाउट है तो हाँ दीपिका बोलो। सर जो आपने वो PDF भेजा था ना ज्ञान सूत्र वाला, वो मतलब सही है फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसे प्रिंट कराया हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कौन सा, एक बार मेरे को बताओ क्या बोला था मैंने, पूरा उसका नाम बताओ अगर मेरे पास वो अभी तो मैं देख भी लूं। क्या नाम है? पता नहीं, ज्ञान सूत्र सा लिखा हुआ था उसके ऊपर। हेलो शिवानी, देख लो क्या पूछ रही है। अब अभी से पूछना शुरू कर दिया तुमने तो। सर भूल गई थी। भूल गए थे? चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को PDF कुछ दिखेगी नहीं, तो यहाँ तक हो जाएगा। किसी को किसी भी फॉर्मूला में कोई डाउट रह गया तो पूछ लो दोबारा। सारे फॉर्मूला मैंने लिख दिए वैसे यहाँ पे, तो ये तो तुम्हें पता ही था ना, इसका क्वेश्चन किया था हमने, n नंबर ऑफ फोटोन से तो किससे मल्टीप्लाई किया था? n से। और ये भी कर दिया, एरिया भी लिख दिया। ये हम बता क्यों रहे थे? ये हम बता रहे थे, हाँ, अगर पावर का फॉर्मूला दे रहे, इंटेंसिटी दे रखी हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होती है हमारी इंटेंसिटी पर यूनिट
एरिया उससे बताया था मैंने। हाँ, इंटेंसिटी की ऐसे निकाल सकते हो यूनिट, और एरिया की तुम वैसे L स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले दिमाग में रखना बस, ये वाले, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा, इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, यस सर। ई लिख दूं यहाँ मैं, एनर्जी, ये क्या है, एन नंबर ऑफ फोटोन, ये क्या है, नंबर। ठीक है, पावर होती है इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, पावर क्या होती है, दूसरा फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये वाला तो हमने पूरा क्वेश्चन दिया था, सी क्वेश्चन फॉर रेफरेंस। डन। और तो कुछ फॉर्मूला रह नहीं गया मेरे हिसाब से, तुम बताओ कुछ रहा हो तो। वो पीडीएफ आप पीडीएफ तो वही कर लेना, एक बार मुझे भेज भी देना, वैसे वो सही थी। भेज दिया सर, अभी भेजा है जस्ट। आप क्या बोल रहे हो बच्चे, आप भी किसी और ने भी कुछ बोला है? तो वो जो इंसान मतलब k10 वाला y = mx + c वाला बोला था आपने, कुछ इसमें नहीं था वो वाला भी? y = mx + c, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बच्चे। नहीं सर, उसमें हम y को h वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो अगर हमारे पास ग्राफ आ जाए दो मेटल सरफेस के लिए, एक का स्लोप ऐसा बने, एक का स्लोप ऐसा बने, अब वो स्लोप किसके ऊपर है वो दिमाग पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा, उसकी हमने एनर्जी ली थी। हाँ, तुम वो वाली इक्वेशन कह रहे हो, ये वाली ना, हमने एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी, याद है? वही इक्वेशन बोल रहे हो। उसमें m की वैल्यू hc/λ hc/E लिया था, याद है इसकी वैल्यू? जिसको याद नहीं है उसको टेंशन मत लो, वो मैं डाल भी दूंगा। और कैसे किया था सर वो हमने ऐसे किया था बच्चे, हमारा किसके बीच में था वो रिलेशन, एक तो फाई नोट था हमारे पास और एक था HC नोट। हमने डिफरेंट रिलेशन लिए थे। एक हमारे पास था E = फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक E को मैंने लिखा था H म्यू, है ना, और यहाँ पर लिखा था फाई नोट को, तो फाई नोट ही रहने दो एक बारी के लिए, और यहाँ पर लिख देते काइनेटिक एनर्जी, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते थे, तो क्या लिखते थे, EV, और यहाँ से म्यू को क्या लिख सकता हूँ, C/λ। तो लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में जब आए, उस टाइम पर x हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था और y हमारा लैम्डा होगा। तो इसको अगर करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ, तुम खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो ग्राफ पे डिपेंड करता है तुम्हारा x एक्सिस पे कौन है और y एक्सिस पे कौन है। देखो कैसे लगोगे। अब यहाँ पर मेरे को x, अभी तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक जगह 1/λ, एक जगह क्या ले रहा हूँ 1/λ, और दूसरी जगह क्या ले रहा हूँ बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसे लूंगा, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे HC नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1/λ चाहिए, तो HC को क्या ले जाऊंगा सर, दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जो ऐसी बात है। या ऐसा समझो, ध्यान सुनो, अगर ग्राफ मेरा ऐसे गिवन हो, ये मेरा पास हमारे पास हो V0 और ये क्या हो 1/λ। अब देखो y पर कौन है, y एक्सिस पर 1/λ, y एक्सिस पे कौन है इधर, V0। तो V0 को अलग लिखना पड़ेगा। ये देखो इक्वेशन तो ऐसी कुछ बन रही है, V0 को अलग लिख दो, V0 को अलग, पहले तो EV0 क्या आ जाएगा, HC/λ माइनस फाई नॉट। तो मेरे को V0 अलग चाहिए, तो डिवाइडेशन को किससे डिवाइड करो, से कर दो, तो E से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे HC/E आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ क्या आ जाएगा फाई नॉट बाई E। तो यही वो इक्वेशन थी जो हमने लर्न करने के लिए कही थी। यहाँ पर ये y है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की, और 1/λ क्या होगा x, और c क्या होगा फाई नॉट बाई E। समझ में आ रहा है क्या लिखा था सर, V0 = HC/E, यहाँ पे आया था 1/λ माइनस फाई नॉट बाई E। ये इक्वेशन थी। ये हमारी कौन सी एक्सिस थी बच्चे, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस थी, x एक्सिस, और ये क्या होता था C, इंटरसेप्ट। क्लियर है। और HC/E फिर क्या हो गया बच्चे, बता सकता है कोई, ये किसकी वैल्यू होगी, अगर ये y है, ये x है, ये c है, तो HC/E क्या होगा, बोलो, m की वैल्यू, m की। तो यही थी इक्वेशन। आ गई बच्चे वो इक्वेशन जो ये पूछ रहा था मेरे से अभी बच्चा, कौन पूछ रहा था ये इक्वेशन, यही इक्वेशन थी ना, ठीक है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो वो इक्वेशन, लर्न करनी है तो लर्न कर लो, वरना निकालने का तरीका भी मैंने तुम्हें बताया। अब किसी को कोई डाउट रह गया, आप कुछ छूट गया, किसी को और कोई याद आ रहा हो चीज, वेरी गुड, ये जिसको भी याद है।
हो जाएगा अब रिवाइज अच्छे से? यस यस तो ऐसे ही उसको भी रिवाइज करना, ईएमआई को भी एक बार अच्छे से देखना, उसके क्वेश्चंस रिवाइज करना, ठीक है? चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। और इसका जो, क्योंकि हमने लगभग सारे, क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा लगा आप हमारी क्लास में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हो। हाँ ऐसा मैं बोलूंगा तुम्हें, है ना? अब आप जा सकते हैं क्योंकि ये लिंक मेरा है ना? तुम इसमें आपकी तरफ से बोला ना? हाँ बिल्कुल, आपने मेरी तरफ से बोला, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में लगाना जरूर, ठीक है? क्योंकि फिर बाइंडिंग एनर्जी है, अगर बढ़िया लगा सबको तो फिर हम आगे ही चलेंगे ना उससे, लगेगा बढ़िया हो जाएगा। देख लो, क्या कह रहे हो? वो देख लो, पीडीएफ सही है वो? हाँ वो सही है, देख लिया बच्चे मैंने, ये बोल रखी थी बिल्कुल ठीक है, याद आ गई मेरे को। किसकी? ठीक है। कई चीजें इग्नोर कर दी जाती है तो उसको इग्नोर रहने दिया करो, है ना? है ना? मतलब समझाओ सर। मतलब मैं पीडीएफ की ही बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास लगाना बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर होगी जरूर। और ये तुम्हें इक्वेशन बता दी है, इसको बहुत अच्छे से करना। पावर, इंटेंसिटी, वो फॉर्मूलेज के आ सकते हैं कभी कभी, क्योंकि वो अलग से फॉर्मूलेज हैं ड्यूअल नेचर में, वो जो हर सब नहीं करते, क्योंकि तो ड्यूअल नेचर का पावर से कोई लेना देना नहीं रहता ज्यादातर, पर फॉर्मूले आ जाते हैं। ऐसे इंटेंसिटी वाले भी आ सकते हैं, और ग्राफ वाले तो 100% आते ही हैं, हर बार आते हैं, तो दिमाग से करना काम। चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट